हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजूराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 9 नवंबर 2024 के दो प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इस पे आधारित प्रश्न हमारी वेबसाइट पे रहेंगे, जाके आप उस पर सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें से पहला मुद्दा है बर्लिन दीवार का निर्माण और पतन विश्व इतिहास के लिए एक प्रमुख घटना थी या उसका प्रभाव क्या था, इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्यों चर्चा कर रहे हैं बर्लिन की दीवार के पतन का? क्योंकि 9 नवंबर 1989 को 1989 यानी आज से 35 साल पहले एक के शाम को, यानी जब आप वीडियो ये देख रहे होंगे उसी के आसपास जो है बर्लिन की दीवार ढही थी, जो कहीं ना कहीं उसका निर्माण और उसका पतन दोनों ही विश्व के इतिहास में, यूरोप के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, उनके विभिन्न पहलुओं को। आपके टॉपिक का ही हिस्सा है। दूसरा मुद्दा है सौर ऊर्जा का नया युग। 3 से लेकर 6 नवंबर तक जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मुख्यालय भारत में है, गुड़गांव में है, उसका 7वां सत्र चला था। उसका सेशन 7वां सेशन जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। उसी के दौरान जो है हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा संचालित जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति है उसके मूल्यांकन करने की हम कोशिश करेंगे। आइए जरा देखते हैं बर्लिन की दीवार। ये 9 नवंबर 1989 की एक घटना है। ये तस्वीर है जब लोगों ने पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को एक अलग करने वाली बर्लिन, या उसी तरह से बर्लिन शहर को अलग करने वाली एक दीवार को जो है गिरा दिया। और ये दीवार गिरने के साथ साथ ही 26 साल से चला हुआ जो अलगाव था, इस दीवार के कारण, अलगाव तो और पहले से था, ये दीवार जो 26 साल से पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच एक विभाजक रेखा के रूप में काम कर रही थी, उसका पतन होता है। उसके बाद शीत युद्ध आता है, शीत युद्ध का पतन हो जाता है। उसके बाद सोवियत संघ का पतन हो जाता है। उसी के साथ साथ एक नवीन अवधारणा एलपीजी की आने लगती है दुनिया के समय में। और फिर आज हम जिस तरह की दुनिया देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत इस दीवार की पतन से हुई थी। और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी एक कम्युनिकेशन को गलत तरीके से इंटरप्रेट करने, गलत तरीके से जल्दबाजी में पढ़ने और उसकी मीडिया द्वारा गलत तरीके से पेश करने के कारण, लोगों द्वारा, मतलब एक तरह से एक सूचना को गलत तरीके से प्रसारित करने के कारण अंततः ये घटना हुई और उसके बाद आगे की घटनाएं होती गई। आइए जरा देखते हैं बर्लिन की दीवार की जो है इसके भूमिका या परिचय के रूप में देखें तो 9 नवंबर 1989 यानी आज है 9 नवंबर 2024, यानी आज से लगभग 35 साल पहले पूर्वी बर्लिन में क्रांति का एक अप्रत्याशित दृश्य देखा था। क्योंकि जैसे ही ये लोगों को सूचना मिली कि पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी तक जाने के लिए प्रतिबंधों में ढील दे दी गई है, कोई वीजा आदि नहीं लेगा, वैसे ही हजारों लाखों लोग जो है बर्लिन दीवार पर इकट्ठा हो गए और एक एक करके जो है उन्होंने इस दीवार को ढा दिया, जिसने ये जो दीवार जो है लगभग 3 दशक तक, 26 साल तक पूर्वी पश्चिमी जर्मनी के लोगों को जो है अलग रख रही थी, उसको ये कर दिया। हुआ कैसे? ये एक साधारण से दिखने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक गड़बड़ घोषणा ने एक लगभग अवास्तविक क्षण को जन्म दे दिया, जिससे ये पूरे, यानी एक तरह से देखा जाए तो साधारण सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें से घोषणा गड़बड़ हो गई और उसका मीडिया ने गलत तरह से अर्थ लगाया। और जो उसको रक्षक थे, जो उस दीवार को रक्षक, जो पूर्वी जर्मनी से पश्चिम जर्मनी की तरफ लोग जाने से रोकते थे, वो अविस्मृत रह गए और धीरे धीरे लोगों ने इस पूरे दीवार को गिरा दिया और एक ये युगांतकारी घटना हो गई जिसको आज हम आप पढ़ रहे हैं। तो देखिए, कुछ ही मिनट में पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन के लोगों ने भीड़, हंसी हाँसू और जश्न मनाने लगते, एक दूसरे से मिलने लगी और हथौड़ों ने कंक्रीट की उस दीवार को तोड़ दिया जिसने 28 सालों तक शहर को विभाजित किया था। और यह रात अब 35 साल पहले की है। इतिहास में विभाजन की एकता की महान विजय के रूप में आज भी ये याद की जाती रहती है। अगर हम देखें कि ये बर्लिन की दीवार बनी थी, तो दीवार तो भाई विभाजन का काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं था। बर्लिन शहर इस दीवार के बनने के पहले ही विभाजित था। बर्लिन ही नहीं, पूरा जो है जर्मनी विभाजित था। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी को संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ, 4 शक्तियां थी उसमें, उनके कब्जे में 4 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया था। हालांकि जो बर्लिन था उस समय तत्कालीन सोवियत संघ के कब्जे में था, लेकिन चूंकि विभाजन हो रहा था तो इसका विभाजन भी होना तो चाहिए था 4 पार्ट में, लेकिन अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन एक पक्ष हो गए
और उनको पश्चिमी बर्लिन मिल गया और बाकी का जो हिस्सा जो है ईस्टर्न बर्लिन के रूप में जो है सोवियत संघ को मिल गया। और जर्मनी के विभाजन और उसके कब्जे की प्रकृति की पुष्टि 17 जुलाई और 2 अगस्त 1945 के बीच आयोजित पॉट्सडैम सम्मेलन में मित्र देशों के नेताओं द्वारा यह की गई थी कि इसका विभाजन किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि विभाजन दीवार से बनने से हुआ, विभाजन पहले ही था। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं बर्लिन की जो दीवार थी वह शीत युद्ध के वैचारिक विभाजन की प्रतीक थी। दीवार जो दिखती थी उसका विभाजन, वो प्रतीक किसकी थी? शीत युद्ध। शीत युद्ध की जो अवधारणा थी जिसमें से दुनिया दो ध्रुवों में, स्पष्ट ध्रुवों में बटा हुआ था, लोकतंत्र और साम्यवाद की। और मोटे तौर पे कहा जाए तो अमेरिका के नेतृत्व में मित्र देशों की और यूएसएसआर और उसके सहयोगी देशों में बटी हुई थी। और उसी की यह परिणति या प्रतिनिधि इस दीवार के रूप में देखा जा रहा है। और इसकी शुरुआत भले दीवार 61 में बनी, लेकिन इसकी शुरुआत 1942 से ही हो गई थी, जबकि इसमें भले वो साथ दे रहे थे कौन कौन? मित्र देशों के रूप में सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस और यूके, लेकिन वो आपस में एक दूसरे को समझ गए थे कि वो वैचारिक रूप से बिल्कुल अलग विचारधारा थी। जब तक हिटलर और ध्रुवी राष्ट्रों का एक साझा शत्रु था तब तक तो वह एक रहे। जैसे ही शत्रु का पतन हुआ उनकी अपनी अपनी जो विचारधाराएं थी वो सामने आने लगी। और 1945 तक आते आते जबकि लगभग खत्म हो गया था सारी चीजें, तब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ वैचारिक रूप से विरोधी महाशक्तियों के रूप में उभरने लगे थे। और इसमें से प्रत्येक युद्ध के बाद दुनिया में अपना प्रभाव डालना चाहता था। और दुनिया में जो अपना वैचारिक प्रभाव डालने की प्रक्रिया शुरू हुई वो शीत युद्ध के रूप में दिखाई दी। और ये जर्मनी शीत युद्ध की राजनीति का केंद्र बन गया। जैसे पूर्व और पश्चिम के बीच विभाजन अधिक स्पष्ट होते गए वैसे वैसे जर्मनी का भी विभाजन होता गया। 1949 में जर्मनी औपचारिक रूप से 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में बच गया। 1949 में एक जर्मनी संघीय गणराज्य जिसे पश्चिमी जर्मनी कहते थे, और एक लोकतांत्रिक जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य जिसे पूर्वी जर्मनी कहते थे। ये सोवियत संघ के सम्मत था और वो पश्चिमी लोकतंत्र अपना जो उनके शासक में था। और 1952 में पूर्वी जर्मनी सरकार ने पश्चिमी जर्मनी के साथ सीमा बंद कर दी, लेकिन पूर्व और पश्चिम के बीच बर्लिन से होकर जो है लोग आवागमन करते रहते थे। और उसी को रोकने के लिए जो है बर्लिन दीवार का एक तरह से समय के साथ विकास हुआ। लोग रोकने की कोशिश हो रही थी। 1961 में एक अफवाह हुई कि इस पर दीवार बनाई जाएगी। 15 जून को हालांकि पूर्वी जर्मनी के नेता ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन 12-13 अगस्त की रात पहले वहां बारकेटिंग की गई, फिर पूरी की पूरी दीवार बना दी गई जर्मनी में। और ये जो दीवार है यह पश्चिमी और सोवियत क्षेत्रों के बीच स्थापित क्रॉसिंग पॉइंट बंद कर दिए गए, जिससे पड़ोस विभाजित हो गए और रातों रात लोग और परिवार अलग हो गए। और कांटेदार और कहीं तार सारी चीजें लगा दी। और हालांकि ये बर्लिन की दीवार एक दीवार नहीं बल्कि 2 दीवारें थी। 155 किलोमीटर लंबी, 4 मीटर ऊंची एक दीवार, एक भारी सुरक्षा वाले खदानों से भरे गलियारों से भी थी। तो एक सुरंग थी, एक दीवार थी जो दिखती थी, और एक खदान वाला जो था जिसे डेथ ट्रैप कहा जाता था, क्योंकि उसे हैवी गार्ड और खदान आदि, यानी जैसे आपने कहते हैं शत्रु के सामने जो है सीमा रेखा सुरक्षित की जाती, वैसे शहर में 2 दीवारें बनाई गई थी। पूर्वी जर्मन सीमा रक्षकों की निरंतर निगरानी करती थी, जिससे पश्चिमी बर्लिन में लोग पूर्वी जर्मनी से भाग के न जाए। वहां से नहीं आना था, ईस्टर्न जर्मनी से वेस्टर्न जर्मनी की तरफ लोग न भाग के जाए, इसलिए उसकी निगरानी पूर्वी जर्मनी के जो है लोग कहते थे कि उनके अपने लोग भाग के न जाए, जैसे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के लिए करता है। और 1989 तक दीवार पर 320 वाच टावर लगाए गए थे। और इसको क्रॉस करने के दौरान 28 सालों में लगभग 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे दीवार। और अन्य जो क्रॉसिंग पॉइंट थी ईस्टर्न जर्मनी से वेस्टर्न जर्मनी को जाने के लिए, उसमें भी लगभग सैकड़ों लोगों की, अन्य लोगों की जान गई थी। तो कहीं ना कहीं इस विभाजन में लोगों ने, इस दीवार के गिरने के पहले सैकड़ों लोगों ने इस दीवार को पार करने के दौरान या ईस्टर्न जर्मनी से वेस्टर्न जर्मनी तक के दौरान जो है गमन के दौरान अपनी जान गंवाई थी। बर्लिन दीवार की पतन या 9 नवंबर 1989 की घटना। देखिए 9 नवंबर 1989 की घटना के ठीक 5 दिन पहले ईस्टर्न जर्मनी में एक जो है आयोजन मतलब हुआ था, लोगों की भीड़ जुटी थी, लगभग 5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। और उसमें जो है आवागमन को ढील देने की बात की जा रही थी। और उसमें विरोध प्रदर्शन को कम करने को लेकर जो है ईस्टर्न जर्मनी के जो नेता थे उन्होंने थोड़ी सी कहा था कि वो सीमाओं पे आने जाने में छूट देंगे। जब ये एक प्रेस घोषणा हो रही थी, पढ़ा जा रहा था 9 नवंबर को, तो उसमें जो प्रेस घोषणा कर रहे थे, नाम भी इनका कहीं होगा, उनके द्वारा कह दिया गया कि अब आवागमन में छूट है। और उसको पश्चिमी मीडिया से लगाया कि ईस्टर्न जर्मनी ने पश्चिमी जर्मनी तक लोगों को जाने का
छूट दे दिया और उसके बाद लोग उसको जुटने लगे और ऐसे में अंततः जो है पूरा का पूरा जो है लोग जुटे और ये सीमा खुल गई। और बर्लिन की दीवार गिरने के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव ने पहले से ही अस्थिर पूर्वी जर्मनी सरकार को और कमजोर कर दिया और अंततः 11 महीने बाद 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया। जो 49 में जर्मनी बटी थी, उसके बाद 61 में जर्मनी की दीवार बनी थी, बर्लिन की दीवार बनी थी, 89 में 9 नवंबर 1989 में, आज से 35 साल पहले वो दीवार गिरी थी। उसके 11 महीने बाद जर्मनी का ही एकीकरण हो गया। और सिर्फ जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ, हालांकि देखिए दीवार क्यों गिरी पहले इसको समझ लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसका क्या क्या प्रभाव रहा है। देखिए दीवार गिरी, दीवार बनी क्यों? क्योंकि उसके पहले ही वैचारिक रूप से विभाजन हो गया था लोकतंत्र और साम्यवाद व्यवस्था में। और सोवियत संघ जब तक मजबूत रहा तब तक वो दीवार भी मजबूत रही, क्योंकि ताकत के जरिए उसको किया जाता रहा। लेकिन जैसे जैसे सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, पतन होने लगा, खाद्य की सुरक्षा की स्थिति होने लगी, वैसे वैसे सोवियत संघ कमजोर होने लगा, उसकी ताकत कमजोर होने लगी। और अप्रैल 1986 में यूक्रेन का में चेरनोबिल दुर्घटना होती है। उसके बाद स्थिति और खराब हो जाती है और अंततः ये सब एक तरह से लगने लगा था कि सोवियत संघ का पतन होने वाला है। ऑफकोर्स दूसरा खेमा या इधर का खेमा उधर, उधर का खेमा इधर, एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन टूटा वही जो अंततः जो है कमजोर था। और इसी दौरान मिखाइल गोर्बाचोव एक तुलनात्मक रूप से एक युवा सोवियत संघ के नेता बनते हैं और उन्होंने 1985 में जब सत्ता संभाली तो उन्होंने ग्लासनोट या खुलेपन और पेस्ट्रोइका या पुनर्गठन की सुधार की नीति डाली। और इसी ने, जब कहते हैं ना कोई चीज दबाव में बंद होती है, जब उसे आप खोलने की कोशिश करते हैं तो वो टूट ही जाती है और पूरे सोवियत संघ का विघटन हो गया। और जब सोवियती संघ धीरे धीरे गिरने लगा तो फिर वो दीवार और क्या चीज होती है। कैसे पतन हुआ इसमें अगर देखा जाए तो 3 दिसंबर को सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचोव, अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, माल्टा में बैठते हैं और वो कहते हैं कि अब हम लोग जो है इसका क्या करेंगे, शीत युद्ध की समाप्ति की कोशिश करते हैं। नवंबर 1989 में चेकोस्लोवाकिया साम्यवाद इससे अलग हो गया, हट गया इससे। इसके बाद जो है प्राग में विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके बाद रोमानिया में प्रदर्शन हुआ, हालांकि रोमानिया में प्रदर्शन हिंसक हुआ, हिंसा के द्वारा वो चीज़ें हुई और इसमें हजारों से हजार से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके बाद जो लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये सब इससे अलग होते गए और अंततः देखा जाए तो सोवियत संघ टूट ही रहा था। गोर्बाचोव भी उसने 15 राज्यों को अपने का संघ बुलाया। बाद में उनके खिलाफ सत्ता का 15 अगस्त 1991 में उनके खिलाफ क्रीमिया में जो है छुट्टियां मना रहे थे, उनको कब्जा कर लिया गया, तख्तापलट की कोशिश की गई। उस समय रूस के जो गणराज्य के राष्ट्रपति थे बोरिस येल्सिन, उनके इर्द गिर्द जो है उनको बचाने की कोशिश की गई और अंततः फिर ये घटना एक तरह से सोवियत संघ के पतन का कारण बन गई। और इसके बाद अगर इसके प्रभाव के रूप में देखें क्या क्या हुआ तो शीत युद्ध का अंत हो गया। बर्लिन की दीवार गिरने से ही शीत युद्ध का अंत हो गया। जर्मनी का पुनः एकीकरण हो गया, है ना। 90 में ही जो है अक्टूबर 90 में ही जनवरी का ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी का एकीकरण हो गया। सोवियत संघ का पतन हो गया 1991 में आते आते। लोकतंत्र का विस्तार हुआ। लोकतंत्र का विस्तार पूरे सोवियत संघ के कई सारे देशों तक हुआ और यूरोपीय एकीकरण हुआ। जो सोवियत संघ के देश थे वो उसमें शामिल हो गए। नाटो का विस्तार हुआ। जो वर्सा पैक्ट के अधिकांश देश थे, यानी जो सोवियत संघ के सदस्य देश थे, उन तक जो है नाटो का विस्तार हुआ। शांतिपूर्ण विरोध का महत्व सामने आने लगा था और जर्मनी में सामाजिक आर्थिक विभाजन की भी अभिव्यक्ति देखी जा रही थी, क्योंकि देखा जाए तो लोकतंत्र के कारण जो है पश्चिमी जर्मनी काफ़ी विकसित था, औद्योगिक था, जबकि पूर्वी जर्मनी पिछड़ा था। अब पूरा जर्मनी एक हो गया तो ये विभाजन स्पष्ट दिखता है और आज भी पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी का जो सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विभाजन है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये उसका पूरा महत्व रहा। दूसरा जो हम देख रहे हैं, सौर ऊर्जा का नया युग, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। 3 से 6 नवंबर के बीच जो है इसका 7वां सत्र जो है भारत में जो है आयोजित हुआ है। इसी दौरान जो है हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि, हालांकि ये जो लेख है ये PIB में छपा है, न्यूज़पेपर में भी है, PIB में भी है, कि इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन क्यों हुआ था, उसके क्या लक्ष्य थे, भारत में उसकी क्या भूमिका थी और उसमें आगे उसकी जो सफलता असफलता जो भी है, क्या है, क्यों है, और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की भूमिका को भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक वैश्विक पहल है
जिसे भारत और फ्रांस ने 2015 में जब पेरिस में COP 21 शिखर सम्मेलन हुआ था, तो उसी दौरान ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के लिए एक स्थायी समाधान के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। भारत में मुख्यालय वाला ISA स्थापित पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, आज तो 120 सदस्य देश है, यह भारत में स्थापित पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और यह बताता है कि सौर ऊर्जा और कार्बन तटस्थ और बहुपक्षपात के लिए भारत की प्रतिबद्धता को ये दर्शाता है। 120 सदस्य हस्ताक्षर करता है और ये वैश्विक स्तर पे सौर ऊर्जा के पहल को आगे बढ़ाने, सौर ऊर्जा के दिशा में सुरक्षा बढ़ाने, स्वच्छ ऊर्जा बढ़ाने के दिशा में ये कदम जो है काम करता है, एक फैसिलिटेटर की तरह। ये फैसिलिटेटर या सहायक के रूप में अपनी भूमिका अदा करता है। इसका जो 7वां सत्र का आयोजन है वो 3 से 6 नवंबर के दौरान नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और अपने सदस्य देशों ने सौर ऊर्जा के तैनाती में तेजी लाने पर यह केंद्रित था और विशेष रूप से सीमित ऊर्जा पहुंच वाले क्षेत्रों में। ठीक है, अगर हम इसके अवलोकन में देखें तो ISA या इंटरनेशनल सोलर अलायंस की उत्पत्ति भारत और फ्रांस के बीच सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से अपनाकर जलवायु परिवर्तन से निपटने के साझा दृष्टिकोण से हुआ था। भारत में हालांकि इसकी गठन जो है नवंबर 2015 में ही हो गया था, लेकिन इसकी संस्थापक सम्मेलन जो है, पहला सम्मेलन जो है 11 मार्च 2018 को भारत में आयोजित किया गया था और इसने जो है सौर ऊर्जा परियोजनाओं की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को संगठित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम जो है स्थापित किया था। अगर हम देखें कि इसका उद्देश्य तो सतत विकास लक्ष्यों के प्राप्त करना है, उसमें सतत विकास लक्ष्य 7 स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु कार्रवाई SDG 13 इन दोनों को प्राप्त करने के लिए किया गया था। शुरुआत में इसका बल विकासशील देशों का था, लेकिन 2020 में इसमें संशोधन किया गया, इसके उसमें संविधान में या कह सकते हो फ्रेमवर्क में, और सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों को इसमें शामिल करने की बात की गई है और आज इसमें 120 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। अगर इसके लक्ष्य की बात किए तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक लक्ष्य जो है उसका 2030 तक टुवर्ड 1000 जो है रणनीति के तहत ये काम करता है। इसका लक्ष्य है कि 2030 तक सौर ऊर्जा के क्षेत्र में $1 ट्रिलियन या 1000 अरब डॉलर का निवेश किया जाए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि 1 अरब लोगों को स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराई जाएगी, उसके लिए 1000 गीगावाट जो है सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी और ये सब किया जाएगा तो क्या होगा? वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे सालाना 1000 मिलियन टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड या 1 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। तो यही टुवर्ड 1000 जो है, कई सारे 1000 आप इसमें देखेंगे, ये इसका लक्ष्य है। डिलीवरी इसकी धीमी रही है, अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे, अभी हम देखेंगे तो ये जो सफलता इसकी देखी जा रही है जिन विकासशील देशों में, खासतौर से अल्प विकसित देशों में देखी, वहां पे इतनी सफल नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि अभी इसके पास बहुत सफलता को लेकर कोई बात नहीं है। अगर विकासशील देशों में देखें तो इसकी पहल क्यूबा के लिए थी कि क्यूबा में इसे शुरू किया जाएगा और वहां पे एक 60 मेगावाट का प्लांट लगाने के उसमें बोली की चरण में है और लक्ष्य है कि 1250 मेगावाट तक वहां लगाया जाएगा। हालांकि अभी वहां पे कोई बहुत शुरुआत नहीं हुई है और फिर उसी को अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में अपनाया जाएगा। चीन बाकी देशों से आगे है, ये रिपोर्ट है। देखिए, पहले वैसे देखते थे टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी तो 2000 में 180 मेगावाट था, 2015 में 229 मेगावाट है, 2023 में पूरे दुनिया का 1418 गीगावाट का जो है सोलर जो है कैपेसिटी है। 2023 में 345 गीगावाट की कैपेसिटी जोड़ी गई है। तो देखिए, सौर ऊर्जा के उपयोग में तेजी रही है। ISA द्वारा की गई परियोजनाएं भी असमर्थता जो है चौंका रही है। पिछले 5 वर्षों में सौर ऊर्जा की वैश्विक जो है स्थापन क्षमता 20% की वृद्धि है, 2023 में तो ये 30% की वृद्धि है। लेकिन एक जो चिंता की बात है वो ये है कि इसमें जो भी वृद्धि हो रही, जैसे ISA के जो डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर, उनका कहना है कि ये ज़्यादातर उन देशों में हो रही है, खासतौर से चीन इसमें, जैसे पिछले साल 345 गीगावाट की सौर क्षमता जोड़ी गई थी, उसमें अकेले 216 गीगावाट यानी 62% चीन द्वारा जोड़ी गई है। और जो निवेश भी आ रहा है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, उसका 80% चीन द्वारा आ रहा है, विकसित देश द्वारा आ रहा है, और भारत जैसे यानी विकसित देश और चीन और भारत जैसे विकासशील देशों द्वारा यानी बड़े देशों द्वारा लाया जा रहा है। वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई गई। इंडिया भी 2023 में 72 गीगावाट जोड़ा है, चीन ने जोड़ा है जो है 216 गीगावाट। तो इस तरह से चीजें चल रही हैं।
लेकिन जहां तक इसकी बात है कि क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब इसमें समस्या क्या है, तो जो विकासशील देश हैं वो ऊर्जा को लेकर पहले ही वो गड़बड़ है। और सौर ऊर्जा एक नवीन तकनीकी है, वहां पे उनके पास जो है उस नवीन तकनीक का ज्ञान नहीं है। अब अगर सौर ऊर्जा स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विदेशी चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ पे कोई सौर ऊर्जा लगाने वाला डेवलपर नहीं है छोटे छोटे देशों को। और विदेशी निवेशक तब जाएंगे जब वहाँ पे उनके लिए रेगुलेशन रहेगा, क्योंकि उनको डर है ना, पूंजी लगाएं क्या टैरिफ होगा, चलेगा नहीं चलेगा। तो इसको लेकर इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है भारत के नेतृत्व में इन विकासशील देशों और वहाँ के सरकारों से बातचीत कर रही है कि सोलर ऊर्जा को लेकर, उसकी खरीद को लेकर रेगुलेशन किया जाए, ताकि इसे लगाने में सफलता प्राप्त की जा सके और जो चुनौती आ रही है उसे दूर किया जा सके। आईएसए में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका है। देखिए, भले ही ये भारत और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, लेकिन इसमें मेन भूमिका भारत की है। और 2026 तक जो भी सत्र का आयोजन किया जाएगा वो भारत में किया जाएगा। और यह सौर ऊर्जा तो प्राप्ति एक लक्ष्य है, लेकिन ये भारत की कूटनीतिक पहल महत्वपूर्ण है, वो भी ग्लोबल साउथ का अपना नेतृत्वकर्ता की भूमिका में। तो ऐसे में ये भारत का एक डिप्लोमेटिक हथियार भी है और इसलिए भारत बल दे रहा है कि इसे सफलता दिलाई जाए। भारत ने खुद अपने लिए 500 गीगावाट का 2030 तक का लक्ष्य रखा है। 1000 गीगावाट आईएसए का पूरे दुनिया के लिए है, उसमें से 500 गीगावाट तो भारत के लिए है। तो भारत अपने यहाँ ये सफलता हासिल करके दुनिया के अन्य जो है ग्लोबल साउथ के देशों में उसे एक नजीर के रूप में पेश करना चाह रहा, और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए भी एक प्रयास है। हालांकि उसमें चुनौतियां जो भारत के लिए है वो दुनिया के लिए भी। क्यों? क्योंकि जो सोलर पैनल की जो टेक्नोलॉजी, सोलर पैनल की जो टेक्नोलॉजी है, जो उत्पादन है, वो ज़्यादातर चीन में ही आधारित है। लगभग 80-85% या कुछ कई चीज़ें तो 90-95% तक चीन पर ही निर्भर है। भारत में सौर ऊर्जा के लिए देखें तो बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है। सितंबर 2024 में भारत की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 976 गीगावाट हो गई है और पिछले 9 वर्षों में यह 30 गुना हमारी बढ़ी है। और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का अनुमान है कि भारत में कुल 748 गीगावाट की स्थापित करने की क्षमता है। और भारत ने अपने यहाँ पे सौर ऊर्जा और इस तरह की नवीकरण ऊर्जा बढ़ाने के लिए पंचामृत चलाया है। पाँच हमने प्रण लिया है, जिसमें 2030 तक गैर जीवाश्मी ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाना है। 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% तक नवीकरण ऊर्जा से पूरा करना है। भारत 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कटौती करेगा। 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 45% की कटौती करेगा और वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो प्राप्त करने का लक्ष्य करेगा। तो इसी दिशा में भारत काम कर रहा है और आईएसए भी इसी दिशा में काम कर रही है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। इसके प्रश्न आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएंगे, वहाँ जाके सॉल्व करिएगा। बाकी नमस्कार, धन्यवाद।